पिछले लेक्चर के अंदर हमने बात करी थी स्लॉट्स पर पोल पर फेज के बारे में। नाउ इस लेक्चर के अंदर मैं बात करने वाला हूँ फेज स्प्रेड के बारे में। बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है, अगर आपने न्यूमेरिकल्स लगाए होंगे सिंक्रोनस मशीन के ऊपर वाइंडिंग में जिसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। तो पहले इसको समझ लेते हैं, इसका बेसिक समझ लेते हैं क्या है। चलिए शुरू करते हैं। नाउ अगर मैं बात करता हूँ, सबसे पहले हम लोग, आपको याद होगा पुराने लेक्चर के अंदर हम लोगों ने यहाँ बात करी थी एम के ऊपर। एम मैंने बताया था क्या था आपका, स्लॉट्स पर पोल पर फेज। ठीक है, ये मैंने पुराने लेक्चर में बताया था। और मैंने बताया था ये क्या बताता है कि एक पोल के अंडर में, यानी कि अंडर वन पोल, एक पोल के अंडर में एक फेज के कितने स्लॉट्स होंगे। ठीक है, कितने स्लॉट्स होंगे, कितने स्लॉट्स हैं। ठीक है, नंबर ऑफ स्लॉट्स कितने हैं, ये पता करने के लिए हम लोग एम का इस्तेमाल करते हैं। तो एम ये बताता है कि जैसे फॉर एग्जांपल नॉर्थ पोल, अगर एम की वैल्यू 3 है तो इसका मतलब नॉर्थ पोल के अंडर में कोई भी एक पर्टिकुलर फेज के 3 स्लॉट हैं। ठीक है, तो ये था एम। एम मतलब कि एक पोल के अंडर में एक फेज कितने स्लॉट्स में बिखरा हुआ है। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जो मैं बोल रहा हूँ, एक पोल के अंडर में एक फेज कितने स्लॉट में बिखरा हुआ है, फैला हुआ है। ठीक है, ये था स्लॉट्स पर पोल पर फेज, यानी कि एम था। अब हम बात करते हैं यहाँ पे फेज स्प्रेड की, इसको समझते हैं फेज स्प्रेड। ठीक है, तो फेज स्प्रेड क्या कहता है, ये कहता है कि कितने स्लॉट्स एक पोल के अंडर में एक फेज के कितने एंगल में बिखरे हुए हैं। ठीक है, यानी कि एक फेज एक पोल के अंडर में कितने एंगल में बिखरा हुआ है। देखो दोबारा लिख लेता हूं मैं, एक एक पोल के अंडर में एक फेज, ठीक है, कितने इलेक्ट्रिकल एंगल में बिखरा हुआ है। इलेक्ट्रिकल एंगल, कितने इलेक्ट्रिकल एंगल में डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी कि बिखरा हुआ है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। देखो बहुत ध्यान से समझना, दोबारा बता रहा हूं, एक पोल के अंडर में एक फेज कितने एंगल में बिखरा हुआ है। तो देखो बहुत ज्यादा हद तक सिमिलर है दोनों के दोनों, एम और यानी कि फेज स्प्रेड। और अगर मैं बात करता हूं स्लॉट्स पर पोल पर फेज, तो ये दोनों के दोनों क्या है, बहुत हद तक सिमिलर है। तो आई होप चीज क्लियर हो गई होगी। दोबारा एक लाइन बता देता हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग ये टैग लाइन है, याद रखना। अगर तुमसे कोई पूछता है एम क्या है, तो एक पोल के अंडर में एक फेज कितने स्लॉट में बिखरा हुआ है। ठीक है, जबकि फेज स्प्रेड क्या है, तो एक पोल के अंडर में एक फेज कितने एंगल में बिखरा हुआ है। तो कितने एंगल में बिखरा हुआ है और कितने स्लॉट्स में बिखरा हुआ है। यहीं से यूनिट की बात कर लेते हैं। तो यूनिट समझ लो, यूनिट क्या होती है, यानी कि जो आउटपुट निकल के आएगा वो, तो एम की जो यूनिट होगी, यानी कि एम जो की जो वैल्यू निकल के आएगी, वो सर्टेन वैल्यू निकल के आएगी इन टर्म्स ऑफ स्लॉट्स निकल के आएगी। जैसे 3, 2, 4, तो ये स्लॉट्स में आएगी। जबकि फेज स्प्रेड, इसकी जो वैल्यू निकल के आएगी, ये किस में निकल के आएगी, ये आएगी डैश एंगल। ठीक है, ये तुम्हारी एंगल में निकल के आएगी। और ये जो एंगल होगा कौन सा होगा, इलेक्ट्रिकल एंगल होगा। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एंगल। क्लियर हो गया होगा। तो अब तक मीनिंग समझ में आ गया होगा क्या होता है। पहली बात जो मैं आपको कन्वे करना चाहता हूं, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नाउ अब फॉर्मूले की बात कर लेते हैं। तो फॉर्मूला देखते हैं। अगर फॉर्मूले की बात करते हैं हम लोग, फॉर्मूला, ठीक है, तो देखो एम का जो फॉर्मूला होता था आपको पता होगा, एम इक्वल टू स्लॉट्स डिवाइड बाई पोल्स इनटू फेज। ठीक है, ये होता था एम का फॉर्मूला। ठीक है, एम ये बता देता था कि कितने स्लॉट्स में फेज, मतलब पूरा जो तुम्हारा एक फेज है एक नॉर्थ पोल के अंडर में या एक पर्टिकुलर किसी भी पोल के अंडर में कितने स्लॉट्स में बिखरा हुआ है। अब तुम्हें क्या निकालना है, एंगल निकालना है। ठीक है, तो फेज स्प्रेड जो है, फेज स्प्रेड यानी कि हमें उसमें क्या निकालना है, एंगल में निकालना है। ये जो निकाला था हमने, ये निकाला था स्लॉट्स के टर्म्स में। अब इन्हीं का एंगल, तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला हो जाता है एम इंटू स्लॉट एंगल, स्लॉट एंगल। ठीक, आई होप समझ में आ गई होगी। तो अभी मैंने आपको जैसे डेफिनेशन बताई कि फेज स्प्रेड क्या होता है, कितने जो तुम्हारा एक फेज एक पोल के अंडर में कितने एंगल में बिखरा हुआ है। तो मान के चलते हैं एक फेज तुम्हारा जो है, नंबर ऑफ स्लॉट्स जिसमें पर पोल, एक पोल के अंडर में पर फेज, पर फेज यही तो होता है। ठीक है, तो यानी कि कितने स्लॉट्स में एक पोल के अंडर में एक फेज बिखरा हुआ है, उसको अगर हम मल्टीप्लाई कर दें एक स्लॉट एंगल से। ठीक है, तो स्लॉट एंगल से अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तुम्हारी वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो दिस वन इज द फॉर्मूला। आई होप ये समझ में आ गई होगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूं कि तुम्हारा एम की वैल्यू 3 है, तो यानी कि 3 स्लॉट में एक फेज एक पोल के अंडर में बिखरा हुआ है। यानी कि एग्जाम्पल ले लेते हैं, आर फेज की बात कर रहा हूं मैं, एग्जाम्पल ले लेता हूं जो आर फेज, और मैं बात कर रहा हूं नॉर्थ पोल के अंडर की। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि नॉर्थ पोल के अंडर में, यहाँ पे बना देता हूँ नॉर्थ पोल के अंडर में, ठीक है, जो तुम्हारा आर फेज है वो 3 स्लॉट में बिखरा हुआ है। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा आर फेज। आर फेज जो है वो 3 स्लॉट्स में बिखरा हुआ है। नाउ ये तो हो गया 3 स्लॉट, ये हो गई एम की वैल्यू। अब फेज स्प्रेड पूछा जाए तो ये जो 3 स्लॉट में बिखरा हुआ है ये कितना एंगल बना रहा है। तो ये अगर सेंटर से बनाओगे तो एक सर्टेन इस तरीके का एंगल बना रहा होगा, ये देखो ये। ठीक है, तो ये जो एंगल होगा, यानी कि इसको मैं दूसरे पेन से शो कर देता हूँ, ये जो पर्टिकुलर एंगल होगा दिस वन, ये जो होगा ना, ये एंगल होगा आपका फेज स्प्रेड।
बात समझ में आ रही है? तो अगर तुम्हें एम पता चल गया, एम मतलब कितने स्लॉट्स में एक फेज बिखरा हुआ है नॉर्थ पोल के अंडर में, अब उसका एंगल कितना है, तो भाई एक स्लॉट का कितना एंगल है, एक स्लॉट का एंगल ये हो गया तुम्हारा अल्फा, ठीक है। तो अगर एक स्लॉट का एंगल तुम्हें अल्फा पता है तो 3 स्लॉट कितना होगा, तो 3 इंटू अल्फा कर लो, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो वही चीज मैंने यहाँ पे फॉर्मूले में लिखी है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, यही चीज मैंने सेम फॉर्मूले लिखी है, यानी कि फेज स्प्रेड इक्वल टू स्लॉट्स पर पोल पर फेज इनटू स्लॉट एंगल, ठीक। तो आई होप ये समझ में आ गई होगी। तो अगर तुम्हें ये पता है कि कितने स्लॉट में एक फेज बिखरा हुआ है किसी पोल के अंडर में, तो एक स्लॉट का एंगल से मल्टीप्लाई कर दोगे तो टोटल एंगल निकल के आ जाएगा। तो दिस वन इज द फेज स्प्रेड, ठीक है। अब ये करके देखते हैं किस तरीके से। तो एक एग्जाम्पल आपके लिए ले रहा हूं यहाँ पे, इसको समझते हैं, इस एग्जाम्पल को ध्यान से देखना, ठीक है। तो मान के चलते हैं हमारे पास यहाँ पे m की वैल्यू 3 है, ठीक है। ये नॉर्थ पोल है, दिस वन इज द साउथ पोल, ओके। और m की वैल्यू मेरे पास 3 है, और पोल्स मेरे पास कितने, पोल्स 2 ही है, एक नॉर्थ है एक साउथ है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमें सबसे पहले निकालना होगा अल्फा कितना है, अल्फा नहीं पता है, और मुझे क्या निकालना है, फेज स्प्रेड, ठीक है। फेज स्प्रेड इस पर्टिकुलर केस के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक। तो देखो अब समझते हैं धीरे धीरे। तो सबसे पहले वाइंडिंग कौन सी, तो 3 फेज वाइंडिंग ले लेते हैं, ये कंडीशन दी हुई है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है 3 फेज वाइंडिंग का, ठीक है। तो सबसे पहले m इक्वल टू 3 दिया हुआ है, यानी कि क्या हुआ, m की वैल्यू 3 का क्या मतलब हुआ, पहले इसको समझते हैं। m की वैल्यू 3 का मतलब हुआ, m इक्वल टू 3 का मतलब, अगर r फेज की बात करें तो तीन तीन स्लॉट्स जो होंगे, ठीक है, आर फेज के, वो क्या होंगे, नॉर्थ पोल के अंडर में होंगे। ऐसे ही 3 स्लॉट जो होंगे वो वाई फेज के भी ऐसा ही होगा, नॉर्थ पोल के अंडर, और 3 स्लॉट जो होंगे वो बी फेज के भी नॉर्थ पोल के अंडर में होंगे, ठीक है। तो m की 3 का मतलब क्या हुआ, क्योंकि 3 फेज है तो 3 स्लॉट्स आर फेज के हुए, 3 स्लॉट वाई फेज के हुए, 3 स्लॉट बी फेज के हुए, यही तो होता है। तो m की वैल्यू का 3 का मतलब होता है स्लॉट्स पर पोल पर फेज, यानी कि क्या हुआ, यानी कि एक फेज के, चाहे कोई भी फेज हो, चाहे तुम आर ले लो, चाहे वाई ले लो, चाहे तुम बी ले लो, किसी भी एक फेज के एक पोल के अंडर में, ये पोल कौन सा ले रहा हूं, नॉर्थ पोल ले रहा हूं, कितने स्लॉट्स, 3 स्लॉट में वो बिखरा हुआ है, ठीक है। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसको समझ लेते हैं, यहाँ पे मैं डायग्राम बना के दिखा रहा हूं तुम्हें, ठीक है। इसको समझो, यानी कि अगर फॉर एग्जाम्पल दीज 3, रुको मैं इसको थोड़ा सा क्लीन कर देता हूँ, आप लोग के लिए हेल्प हो जाएगी, ठीक है। ठीक है, ये यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, इतनी चीज क्लियर हो गई होगी, ठीक है। यानी तीन तीन, इसको मतलब समझ लेना, 3 स्लॉट आर फेज के भी नॉर्थ पोल के होंगे, 3 स्लॉट वाई के होंगे, और 3 स्लॉट बी के होंगे, ठीक है ना। यहाँ पे जो अभी मैंने एम बताया उसको जरा समझते हैं कि वो एम क्या बता रहा है, किस तरीके से क्लियर है, ठीक है। देखो अब जल्दी से देखते हैं, ओके। तो जैसे अगर मान लेते 3 मुझे स्लॉट्स देने हैं एक फेज के, तो मान लेते हैं ये वाले जो 3 स्लॉट हैं ये मैं आर को दे दे रहा हूँ, ठीक है। ये आर के हो गए, तो ये तुम्हारे आर हो गए, दिस वन इज द, ये बी के हो गए, वाई के हो गए, ठीक है। और ये वाले, सॉरी ये वाले बी के हो गए, अभी बताऊंगा क्यों, एंड दीज आर द वाई, ठीक है। तो देखो 3 स्लॉट वाई के, 3 स्लॉट आर के, और 3 स्लॉट बी के, ठीक है। ये बात समझ में आ गई होगी, इसमें कोई डाउट नहीं चाहिए, बल्कि यहाँ पे बी डैश और वाई डैश कर लो, ठीक है। क्योंकि ये क्या होंगे, ये सेकेंडरी साइड के पार्ट हैं, यानी कि फॉर एग्जांपल मैंने बताया था कि अगर आप वाइंडिंग करते हो तो अगर लेफ्ट हैंड साइड जो है, उसकी लेफ्ट साइड जो है वो अगर आर है, तो जो उसकी राइट साइड होगी वो आर डैश होगी, 2 साइड होती है कॉइल की, ठीक है। तो क्योंकि 120 डिग्री स्पेस अपार्ट रखने होते हैं, तो अगर आर यहाँ पे है तो दीज 3 आर आर डैश, ठीक है। अब इससे 120 डिग्री पे कुछ यहाँ पे होगा 120 डिग्री, तो ये हो गया आर, के बाद वाई आएगा, तो इसके सामने वाला वाई डैश हो गया, उसके बाद यहाँ पे 120 डिग्री जाओगे 240 डिग्री आर से, तो ये हो गया बी, तो इसके सामने वाला बी डैश हो गया, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये बना दिया, लेकिन खास बात ये है कि नॉर्थ पोल के अगर अंडर की बात करी जाएगी तो देखो यहाँ पे आर वाई बी तीनों के तीनों आएंगे 3-3 स्लॉट के अंदर, ठीक है। अच्छा, इसको पोल को भी मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि पोल एक्चुअली जो होता है वो, जो हम लोग सेलियंट पोल बनाते हैं इस तरीके से बनाते हैं, कोई भी कंडक्टर जो है उस सेलियंट पोल से बच ना पाए, ठीक है। तो ये देखो, ये कवर होता है इसका, यानी कि जो सेलियंसी की जाती है वो इस तरीके से की जाती है, यानी पोल शो जो होंगे वो ये शेप के बने होंगे। देखो अब एक भी कंडक्टर ऐसा नहीं है जो, या तो सारे कंडक्टर या तो नॉर्थ पोल के अंडर में होंगे या सारे के सारे कंडक्टर साउथ पोल के अंडर में होंगे, ठीक। कोई भी ऐसा कंडक्टर नहीं है जो बच गया होगा, यानी कि ना तो नॉर्थ में होगा ना तो साउथ में होगा, ऐसा कोई भी कंडक्टर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे बात कर रही है, तो आई होप मतलब समझ में आया तुम्हें। तो देखो एम की वैल्यू मैंने कितनी दे रखी है, एम की वैल्यू 3, इसका मतलब क्या था, 3 आर फेज के कंडक्टर नॉर्थ पोल के अंडर में, 3 वाई फेज के कंडक्टर नॉर्थ पोल में, और 3 बी फेज के कंडक्टर नॉर्थ पोल में। तो देखो 3 आर के, ये हो गए आर के, ये हो गए बी के, और ये हो गए वाई के, यानी कि
एम का मतलब समझ में आ गया होगा बिल्कुल। पिछले लेक्चर में मैंने ये चीज डिस्कस करी थी। नाउ इस लेक्चर में मैं आपके लिए और क्लियर कर दे रहा हूँ, इस यहाँ से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। अब हमें बात करनी है यहाँ पे, ये हो गया ठीक। अब सबसे पहले हमें निकालना होगा, अब मैं निकालना क्या चाह रहा हूँ, मैं निकालना चाह रहा हूँ फेज स्प्रेड। फेज स्प्रेड कितना है, फेज स्प्रेड, ठीक है। तो फेज स्प्रेड कितना होता है, एम इंटू अल्फा, यानी कि अगर बात करी जाए आर फेज की, तो आर फेज का क्या, फेज स्प्रेड का मतलब क्या हुआ, मैंने बताया था कि जो आर वाइंडिंग है वो नॉर्थ पोल के अंडर में कितने स्लॉट, कितने एंगल में बिखरी हुई है। तो एंगल, तो देखो ये 3 स्लॉट है, 3 स्लॉट है, तो इनका जो एंगल बनेगा सेंटर पे आर का, रेड कलर से बनाएंगे हम लोग, बिल्कुल आपको फील दूंगा मैं। तो ये सेंटर हो गया, अगर ये हमारे पास सेंटर है तो इसने सेंटर से, ये रहा देखो इतना एंगल बनाया हुआ है, ये जो पर्टिकुलर एंगल है, ठीक है, ये पर्टिकुलर एंगल क्या है, फेज स्प्रेड ऑफ आर, यानी कि आर फेज का फेज स्प्रेड, जो आर आर वाला फेज है उसका फेज स्प्रेड है, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा आर का फेज स्प्रेड। इसी तरीके से क्या होगा, बी का, सॉरी वाई का होगा, वाई का देख लो, तो वाई का ये हो गया, दिस वन इज फेज स्प्रेड ऑफ वाई, ठीक है, वाई का फेज स्प्रेड। और इसी तरीके से एक होगा ये वाला ब्लू का, ठीक है। तो दिस वन इज द फेज स्प्रेड ऑफ ब्लू, ठीक है। तो 3 फेज स्प्रेड समझ में आ गए, ठीक है, क्लियर हो गया। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, फेज स्प्रेड निकालने से पहले सबसे पहले आपको एम पता है, एम पता है तो तुमने ये पता कर लिया कितने स्लॉट्स में वो वाइंडिंग की गई है एक पोल के अंडर में, एक फेज की, ठीक है। यहां से ये चीज क्लियर हो गई। देखो क्योंकि हमारे आर वाई बी तीनों क्या है, बैलेंस्ड फेज है, ठीक है, और 3 फेज है, तो यानी कि हर चीज इक्वल होगी सब में, ठीक है। तो 3 अगर स्लॉट्स आर को है तो 3 बी को, 3 वाई को, इस तरीके से ही बन के आ गया आपके सामने डायग्राम, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो फेज स्प्रेड क्या होगा, बेसिकली ये जो एंगल है ये है फेज स्प्रेड। नाउ तुम्हारा जो क्वेश्चन था, सबसे पहले आपके लिए जो क्वेश्चन दिया गया था यहाँ पे अल्फा निकालना है, क्योंकि देखो फेज स्प्रेड का जो फॉर्मूला होता है, फेज स्प्रेड इक्वल टू एम इंटू अल्फा होता है। नाउ एम की वैल्यू तो 3 पता है, तुम्हें दे रखी है, वो मैंने बना भी दिया यहाँ पे। अब तुम्हें एंगल निकालना है, तो एंगल निकालने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि आप क्या करो, एक पर्टिकुलर एंगल निकालो, यानी कि अगर मुझे ये वाला एंगल मिल जाए एक स्लॉट का, पर्टिकुलरली एक स्लॉट का सेंटर से जो एंगल है ये, तो दिस वन इज द अल्फा, ये एंगल अल्फा होता है। अगर ये मिल गया तो मैं क्या करूंगा, इसे अल्फा को 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये पूरा एंगल निकल के आ जाएगा, सिंपल सी मैथ्स है। तो अब अल्फा निकालते हैं, तो अल्फा को देख लेते हैं कैसे निकालना है। तो अल्फा इक्वल टू कितना होता है, स्लॉट एंगल है, ये क्या है तुम्हारा स्लॉट एंगल, अल्फा इक्वल टू है स्लॉट एंगल। और स्लॉट एंगल क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ स्लॉट्स कितने हैं, तो उसको देख लेते हैं। 9 ऊपर थे, तो 3 3 6 3 9, 9 ऊपर है और 9 नीचे, यानी कि 18 है, टोटल 18 स्लॉट्स हैं, ठीक है। तो टोटल कितने, 18 स्लॉट्स हैं, 18 स्लॉट्स, ठीक है, 18 स्लॉट्स हैं टोटल, ठीक। और एंगल कितना है टोटल, तो अगर पूरा सर्कमफ्रेंस की बात की जाए तो एंगल जो होगा, ओवरऑल एंगल थीटा टोटल कितना है, वो है 360 डिग्री, ठीक है। तो 360 डिग्री में 18 स्लॉट बिखरे हुए हैं, ठीक है। तो यहां से जब तुम डिवाइड करोगे 18 टू जा 20 डिग्री, ठीक है, तो ये समझ में आ गया 20 डिग्री। तो अल्फा इक्वल टू 20, यानी कि एक स्लॉट जो है वो 20 डिग्री का एंगल बना रहा है। लेकिन ये जो 20 डिग्री है ये कौन सा है, ये है मैकेनिकल एंगल, मैकेनिकल एंगल, ठीक है, मैकेनिकल एंगल याद रखना, क्योंकि जो 360 डिग्री है वो पूरे सरकमफ्रेंस है, पूरा तुमने सरकमफ्रेंस देखो यहाँ पे पूरा ये सरकमफ्रेंस लिया है, और ये सरकमफ्रेंस जो होता है ये एक मैकेनिकल क्वांटिटी होती है, तो इसीलिए यहाँ जो एंगल निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, मैकेनिकल एंगल निकल के आएगा, ठीक है। नाउ लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, क्योंकि अब मुझे यहाँ पे जो फॉर्मूले में मैंने कल तुम्हें बताया था कि जो भी एंगल हम लोग फॉर्मूले में पुट करेंगे वो कौन सा लेंगे, वो इलेक्ट्रिकल एंगल लेंगे, इलेक्ट्रिकल एंगल, और इलेक्ट्रिकल एंगल इक्वल टू P/2 इंटू अल्फा मैकेनिकल होता है, ये बात सब लोग जानते हैं। अब P कितने, नंबर ऑफ पोल्स कितने, 2 डिवाइड बाई 2 इंटू अल्फा मैकेनिकल, तो ये दोनों बराबर हो गए। इसका मतलब क्या हुआ, अल्फा इलेक्ट्रिकल की जो वैल्यू है इक्वल टू होगी अल्फा मैकेनिकल की वैल्यू, और वो कितनी है 20 डिग्री, ठीक है। तो दिस वन इज द 20 डिग्री, यानी कि अल्फा इलेक्ट्रिकल अल्फा मैकेनिकल सब 20 डिग्री, ठीक। तो अब यानी कि अगर ये 20 डिग्री है तो यहां से तुम्हारा फेज स्प्रेड कितना निकल के आएगा, फेज स्प्रेड इक्वल टू एम इंटू अल्फा, यानी क्या हुआ, एम कितना है 3 इंटू 20 डिग्री इक्वल टू कितना हुआ, ये 60 डिग्री का फेज स्प्रेड निकल के आ गया, ठीक है, 60 डिग्री का फेज स्प्रेड। यानी कि इसका क्या मतलब हुआ, यानी अगर मैं बात करता हूं इस पर्टिकुलर पार्ट की, ठीक है, तो आर फेज जो है वो कितने एंगल में फैला हुआ है, वो 60 डिग्री के स्प्रेड में है, यानी कि ये कितना है, आर जो है वो क्या है 60 डिग्री का फेज स्प्रेड है, आर का 60 डिग्री का फेज स्प्रेड, यानी कि आर फेज जो है वो एक पोल के अंडर में 60 डिग्री में फैला हुआ है। बात समझ में आ रही, तो फेज स्प्रेड का मतलब समझ में आ रहा होगा, यानी कि आर फेज एक पर्टिकुलर फेज एक पर्टिकुलर पोल के अंडर में, यानी कि नॉर्थ पोल के अंडर में 60 डिग्री में फैला हुआ है। सेम ये केस होगा बी के साथ, अगर हम बी की बात कर लेते हैं, ठीक है, सॉरी वाई की बात कर लेते हैं, मैंने येलो कलर चुना है तो पहले वाई समझा देता हूं। तो वाई भी क्या होगा, ये पर्टिकुलर अगर इसकी, यानी कि ये जो पर्टिकुलर वाई के जो 3 स्लॉट्स हैं ये कितना है, ये भी कितना है, यानी कि
वाई जो है वो 60 डिग्री का फेज स्प्रेड है, फेज स्प्रेड। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ कि जो वाई के स्लॉट्स हैं वो 60 डिग्री में नॉर्थ पोल के अंडर में फैले हुए हैं, यानी कि वाई की जो वाइंडिंग की गई है एक पर्टिकुलर पोल के अंडर में, वाई फेज की जो वाइंडिंग है एक पर्टिकुलर पोल के अंडर में वो 60 डिग्री में फैली हुई है। ठीक है, सेम यहाँ पे ब्लू के साथ भी आप लिख सकते हो, ब्लू का भी सेम होगा, यानी बी फेज का अगर बात करते हैं, ये वाला बी फेज ले लेता हूं। ठीक है, ये जो पर्टिकुलर बी फेज लिया है मैंने, इसको मैं मार्क कर देता हूं। ठीक है, तो ये जो बी फेज है ये कितना है, ये भी 60 डिग्री का फेज स्प्रेड है, इसका फेज स्प्रेड 60 डिग्री का फेज स्प्रेड, यानी कि जो बी फेज है, ठीक है, बी फेज भी तुम्हारा नॉर्थ पोल के अंडर में 60 डिग्री में फैला हुआ है, यानी कि बी फेज की जो वाइंडिंग है वो नॉर्थ पोल के अंडर में 60 डिग्री के एंगल, इलेक्ट्रिकल एंगल में की गई है। ठीक है, 60 डिग्री इलेक्ट्रिकल एंगल की गई, ये उसका फेज स्प्रेड हो गया, या कह लो नॉर्थ पोल के अंडर में 3 स्लॉट के अंदर बी फेज की वाइंडिंग की गई है, ये क्या हो गया, ये हो गया एम, यानी कि स्लॉट्स पर पोल पर फेज। ठीक है, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, इसमें मैंने सारी चीजें कवर कर दी हैं। ठीक है, किसी भी तरीके का यहाँ पे डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक, तो अगर हम बात कर लेते हैं, अगर हम दोनों को कंपेयर कर लेते हैं यहाँ पे जो भी मैंने अभी तक बताया, तो देखो एम की बात करो या फिर क्या करो फेज स्प्रेड की बात करो, दोनों की चीजों में कॉमन क्या है, ये दोनों की दोनों चीजें जो हैं ये किस पे डिपेंड करती हैं, नंबर ऑफ स्लॉट्स डेडिकेटेड डेडिकेटेड टू सिंगल वाइंडिंग, सिंगल फेज वाइंडिंग, सिंगल फेज वाइंडिंग अंडर वन पोल। ठीक है, यानी कि कितने स्लॉट्स हमने डेडिकेट कर रखे हैं एक पर्टिकुलर फेज को एक पोल के अंडर में। ठीक है, तो ये दोनों की दोनों चीजें बस यही बताती हैं, यानी कि अगर तुमसे पूछा जाए क्या डिफरेंस क्या सिमिलरिटी है, तो दोनों की दोनों चीजें जो है एक्चुअली यही बता रही हैं कि एक पर्टिकुलर फेज, यहाँ सिंगल फेज का मतलब ये नहीं कि 3 फेज में नहीं है, 3 फेज की बात हो रही है, सिंगल फेज का मतलब सिंगल पर्टिकुलर फेज, यानी कि एक पर्टिकुलर फेज की बात हो रही है, इसका मतलब क्या है, वन पर्टिकुलर फेज, यानी कि वन पर्टिकुलर फेज की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर फेज की जो वाइंडिंग है उसकी बात कर रहा हूं। ठीक, तो देखो यहाँ पे यही चीज मैंने यहाँ पे अभी प्रूव करी कि एक पर्टिकुलर फेज कितने स्लॉट्स में बिखरा हुआ है एक पोल के अंडर में, कितने स्लॉट्स में बिखरा है तो वो एम हो जाएगा, और कितने एंगल में बिखरा है वो चीज तुम्हारी हो जाएगी यहाँ पे फेज स्प्रेड। ठीक है, अच्छा एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो नोट करने वाली है, इसको बड़े ध्यान से समझना, ये नोट करके लिख लो। ठीक है, जनरली जो 3 फेज सिंक्रोनस मशीन्स होती हैं, तो अगर हम लोग कभी भी 3 फेज वाइंडिंग करते हैं, 3 फेज वाइंडिंग, ठीक है, 3 फेज वाइंडिंग की अगर कभी बात की जाती है तो दो तरीके के 2 पॉसिबल फेज स्प्रेड होते हैं इसके अंदर, 2 पॉसिबल फेज स्प्रेड, यानी कि 2 पॉसिबल फेज स्प्रेड हैं जो तुम यूज कर सकते हो जब भी आप 3 फेज वाइंडिंग करोगे। ठीक है, तो एक उनमें से है 60 डिग्री का फेज स्प्रेड जो अभी हमने पीछे एग्जांपल में देखा, और दूसरा है तुम्हारा 120 डिग्री का फेज स्प्रेड। ठीक है, तो ये दो फेज स्प्रेड हैं पॉसिबल जो कि तुम कर सकते हो जब भी आप 3 फेज वाइंडिंग करोगे, तो ये दो फेज स्प्रेड का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, तो 60 डिग्री का जो फेज स्प्रेड है, खास बात क्या है, ये यूज होता है तुम्हारा सिंगल लेयर वाइंडिंग में, ये यूज होता है जब हम सिंगल लेयर वाइंडिंग करते हैं सिंक्रोनस मशीन या 3 फेज इंडक्शन या कोई भी 3 फेज मशीन में सिंगल लेयर वाइंडिंग के अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है 60 डिग्री का फेज स्प्रेड। यानी कभी भी अगर आपको पूछा जाए कि सिंगल लेयर वाइंडिंग आपने की है तो वहां पे फेज स्प्रेड कितना होगा, तो 60 डिग्री ही फेज स्प्रेड होगा। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है अगर 120 डिग्री की बात कर ले, यहाँ पे 120 डिग्री, तो 120 डिग्री का जो फेज स्प्रेड है ये करा जाता है डबल लेयर वाइंडिंग में, डबल लेयर वाइंडिंग के अंदर हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, डबल लेयर वाइंडिंग। ओके, तो डबल लेयर और सिंगल लेयर वाइंडिंग क्या होती है, इन्हें हम लोग आने वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने पूरा कंक्लूड कर दिया फेज स्प्रेड। ठीक, तो आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा, इसके अंदर हमने अलग अलग चीजें सीखी फेज स्प्रेड के बारे में, और मैंने इसको पुराने वाला जो टॉपिक मैंने पढ़ाया था आपसे स्लॉट्स पर पोल पर फेज, उससे कनेक्ट भी कराया। खास बात क्या है, स्लॉट्स पर पोल अगेन टैगलाइन के साथ छोड़ना चाहूंगा कि स्लॉट्स पर पोल पर फेज क्या होता है कि कितने एक फेज एक पोल के अंडर में कितने स्लॉट्स में बिखरा हुआ है, जबकि फेज स्प्रेड क्या होता है, एक फेज एक पोल के अंडर में कितने एंगल में बिखरा हुआ है। ठीक है, तो कितने एंगल में फैला हुआ है तो ये फेज स्प्रेड हो गया, कितने स्लॉट्स में फैला हुआ है ये आपका स्लॉट्स पर पोल पर फेज हो गया। ठीक है, आपने अपना कीमती समय दिया उसके लिए धन्यवाद। ये एक छोटा सा लेक्चर था एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर। अगर कोई कमेंट या कोई डाउट अगर आपके मन में तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं।